हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी का आज प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वो बात करेंगे प्यारे बच्चों, किसके बारे में? वो बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में, है ना। गुरु बीजाणु जनन बहुत खतरनाक टॉपिक है। ठीक है, बहुत खतरनाक टॉपिक है और मैं इसके बारे में आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आप बोलना। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन के बारे में आज चर्चा होगी। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया होगा, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने देख ही लिया होगा। ये क्या है? ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका क्या? ये है स्टाइल, और ये क्या है? ये है आपका ओवरी। डन। इसके अंदर पाई जा रही हैं क्या? इसके अंदर पाई जा रही हैं आपकी अंडाशय। ठीक है, वो सॉरी, अंडप, ओव्यूल, बीजांड। ठीक है ना, बीजांड। अब आपने देखा कि यहां पर प्यारे बच्चों ढेर सारी जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका विकसित होती है। यहां पर कौन सी कोशिका पाई जा रही है? कहां पर भैया? कहां पर भैया? पुष्प का मादा जननांग में। कहां पर? पुष्प के मादा जननांग में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। कहां पर प्यारे बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, कौन सा भैया पाई जा रही हैं, कहां से पाई जा रही हैं, ये सब यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा पाई जाएगी सब बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। तुम्हें लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया। ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, हालांकि ये बहुत कठिन टॉपिक है, शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं क्या, कि भ्रूण, वो गुरु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है। ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे ये संरचना बनाते हो, मेरे साथ अगर हो तो बना लेना। ये देखो, ये संरचना आपको बनाया होगा। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं बाबू बीजांड द्वार। बीजांड द्वार इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य अध्यावरण, एक होता है आपका क्या? एक होता है आपका अंतः अध्यावरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग होता है जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं निभाग, यानी कि चला जा। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं चला जा। ठीक है, और इस चलाजा के अंदर ये संरचना कैसी है? इस संरचना को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियोसैक उसे कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे एम्ब्रियोसैक। ठीक है, इस संरचना को आप सभी लोग जानते हैं। ये क्या होता है? ये होता है आपका स्टिग्मा। डन। ये क्या होता है? ये होता है आपका स्टाइल। ठीक है, बताओ, है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक की बात करूं तो भाई साहब, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां पर एक कोशिका, दो कोशिका और तीन कोशिका है, बीच में दो कोशिका है, दो केंद्रक है यहां पर साइड में। ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका। एक कोशिका, ये देखो, इस कोशिका देखो। एक्चुअली मैं इसको तुम्हें क्यों बता रहा हूं, सबसे जरूरी चीज है, सबसे अहम चीज है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां सवाल आ जाएगा भैया, आप सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो ऊपर वाली जो कोशिका, ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका चलाजल इंड पर। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं निभागीय छोर।
है ना। इसे कहते क्या, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल इंड। बीजांड द्वारी छोर है ये। यहां पर जो कोशिका होती है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आपका प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका यानी कि, इसको कई बार बता रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, एंटीपोडल सेल। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आपका ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी केंद्रक। जिसे कहते हैं क्या इंग्लिश में, पोलर न्यूक्लियाई। ये यहां पर जो कोशिका पाई जाती है इसे कहते हैं आपकी अंड कोशिका। जिसे कहते हैं एग सेल। और यहां दोनों, इन दोनों जगहों पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल। डन, क्या कहेंगे, सिनर्जिड सेल। ये है आपकी क्या, स्पेशली भ्रूण कोश की संरचना, यानी कि एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर। ठीक है, जरूरी है। अब बात करते हैं हम क्या, बात ये कर लेते, भ्रूण कोश संरचना के बारे में आपको लिखा ही दिया था। ठीक है, बात कर लेते गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, गुरु बीजाणु जनन। इसको कहते हैं क्या, माइक्रो, नहीं भैया, माइक्रो कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है ना। मेगा, मेगा स्पोरोजेनिसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनिसिस क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है कि गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा भैया, इसमें होगा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर। क्या बेटा जी, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। मेगा स्पोर बनेगा इससे, मेगा स्पोर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि इस गुरु बीजाणु जनन के अंदर होता है क्या, ये किसके अंदर होगा गुरु बीजाणु जनन, वो होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। ये जनन किसमें होगा, ये जनन होता है प्यारे बच्चों किसमें, वो होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ध्यान सुनना क्या, कि इस मेगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होता है, इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर जो होता है क्या, बताओ, तुम सोचो क्या होता, तुम सोचो, क्यों सोचो भैया, हमको लग रहा है कोई विभाजन होता होगा। हाँ भैया, हाँ विभाजन होता है। कौन सा, वो होता है मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर होता है कौन, अर्धसूत्री विभाजन। क्या, अर्ध सूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू क्या, मियोसिस डिवीजन। क्या होता है, जिसे कहते हैं मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। किसका, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ी बात है क्या, जिनमें से 3 अक्रियाशील होते हैं, नॉन फंक्शनल। 3 कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो वो आगे जाकर के नष्ट हो जाएंगे, वो आगे जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आगे जाकर के प्यारे बच्चों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्या होता है,
एक आपका होता है क्या, वो होता है आपका क्रियाशील, ठीक है। एक होता है क्रियाशील, एक होता है आपका प्यारे बच्चों फंक्शनल। क्या होता है, एक होता है आपका फंक्शनल, एक होता है आपका क्रियाशील, ठीक है। बताओ भाई, बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ। डन। एक क्रियाशील होता है, अब देखो ध्यान से देखना क्या, कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। हम देखते हैं यहां से कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ये वाला चार्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। कि देखो ध्यान से देखो, ठीक है, आपके पास एमएमसी है। एमएमसी मतलब क्या, एमएमसी कई, अच्छा सुनो, कई जगह पर ऐसे भी लिखा रहता है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, और तुम समझ नहीं पाते। अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझ पाते तो तुम्हें और भी दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझ नहीं पाया तो फिर कैसे होगा, एमएमसी लिखा है तुम्हें पता ही नहीं चला, ठीक है। एमएमसी का मतलब क्या, अब उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ये क्या है, ये है आपका क्या, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। यानी कि गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, जनन, ठीक है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हम क्या बनाते हैं, गुरु बीजाणु बनाते हैं। अभी तुम इससे पहले ध्यान सुनना, क्या बनाते हैं, मेगा स्पोर बनाते हैं। इससे पहले मेरे बच्चे तुम खुद लघु बीजाणु बना रहे थे ढेर सारा, इससे पहले तुम ढेर सारा लघु बीजाणु बना रहे थे, ठीक है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था तुमसे, जब तुम लघु बीजाणु बना रहे थे तो मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब गुरु बीजाणु बना लो, क्योंकि देखो लघु बीजाणु वाली बात नर के अंदर होती है और इसकी बात कहां पर होती है, इसकी बात होती है मादा जनन अंग के अंदर, ठीक है ना। फीमेल के अंदर इसकी बात होती है, ठीक है। यानी कि मादा के अंदर प्यारे बच्चों क्या होती है, मादा के अंदर इसकी बात होती है, ठीक है। तो एमएमसी की बात होगी। डन। यहां पर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या, गुरु बीजाणु जनन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं आपका गुरु बीजाणु जनन। बात समझ में आई भाई? बताओ, ये डिफिनीशन आपके दिमाग में चली गई? मैं आगे बढ़ूं, बताइए बताइए। मेगा स्पोर बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कई बच्चे मुझसे लगातार, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे, हिंदी मीडियम के तो ऐसा साफ, खैर आप सभी बच्चे हो, लगातार कंसर्न आता है कि भैया इंग्लिश का यूज मत किया करो भैया, भैया इंग्लिश मत लिखो, हमको समझ नहीं आती भैया इंग्लिश। मेरा बच्चा, बाबू एक चीज तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें इंग्लिश अभी से समझ नहीं आ रही है, अगर तुम इंग्लिश को अभी से नहीं याद कर रहे हो, तुम्हें इंग्लिश में जो है दिक्कत हो रही है, तो बताओ आगे चल के तुम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो, बताओ कैसे। क्योंकि आगे जितनी भी पढ़ाइयाँ होंगी आपकी, अगर आप अच्छे कॉलेजेस वगैरह में पढ़ोगे बेटा, वहाँ पे आपको इंग्लिश नेसेसरी है, इंग्लिश मस्ट है। देखो मेरे पास एक ये रिमोट है, ध्यान से देखना, रिमोट बहुत सिंपल सा रिमोट है, ये मार्केट में 100 रुपए का मुश्किल से मिल जाता होगा, लेकिन इसमें भी देखो ये जो नाम लिखे हुए हैं वो सब इंग्लिश से लिखे हुए, ध्यान से देखो आप। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि, है ना, मतलब जबरदस्ती का नहीं, ध्यान से देखो इंग्लिश से ही लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ो नीचे पढ़ो, ठीक है। अब तो यही नहीं, तुम्हें दिखाता हूँ अभी मैं, इसके अंदर सेल लगा हुआ है, ये देखो इसके अंदर सेल, है ना, हालांकि तुम्हें दिख रहा होगा कंप्लीट इंग्लिश लिखा हुआ है। सोचो एक इतना छोटा सा सेल, इसके अंदर हिंदी से नहीं लिख सकते थे क्या वो लोग? लिख सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने इंग्लिश से लिखा है। क्यों? अब सारी चीजें तो इंग्लिश से हो रही है बेटा, हर एक चीज, हर एक चीज, तो आप क्यों नहीं इंग्लिश सीखोगे बताओ? और तुम डर किस चीज से रहे हो, तुम किससे डर रहे हो कि अमन भैया इंग्लिश? बेटा दुनिया की सबसे आसान काम होता है लैंग्वेज को सीखना। जब आप, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब तुम किसी लैंग्वेज को सीखते हो ना तो तुम इंप्रूव करते हो, ठीक है, तुम्हारी ग्रोथ और तेज होती है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश से डरे नहीं, इंग्लिश को सीखें, इंग्लिश बोलें,
है ना। कॉन्फिडेंटली प्यारे बच्चों आप इस इंग्लिश को बोलो, है ना। जैसे आप सोचते हो ना कि पंखा, अरे भैया पंखा टंगा हुआ है भैया पंखा, अब आज से उसको फैन बोलो, फैन। बोलते हो ना घर में पंखा चला दो, मम्मी को बोलो, भाई को, जिसको भी बोलते हो फैन ऑन कर दो, ठीक है, फैन ऑन कर दो। तो वहीं पे आप हिंदी बोलते थे पंखा, अब उसको इंग्लिश बोलो फैन, है ना। मेरी बुक्स वहां पर रखी हुई है, बुक्स बोलो, किताबें ना बोलो, ऐसे छोटे छोटे वर्ड शुरू करो, है ना। बताओ, बाल कटवाने गए थे, बोलो हेयर कट करवाने गया था मैं, ठीक है ना। आपको कुछ चीज चाहिए, कोई नीड है, तो आप उसको बोलो कि है ना, आई नीड वाटर, आई नीड फ्रूट्स, आई नीड मोबाइल फोन, ऐसे करके छोटे छोटे वर्ड्स डेली इंप्लीमेंट करो, डेली। जब मैं 2016 में एक इवेंट, तो मैं कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी, क्या ये रियल लाइफ स्टोरी है आपके समन भैया की। क्या होता है कि 2016 की बात होती है, 16 के अंदर मेरे एक दोस्त होते हैं, वो एक बहुत बड़े, है ना, मतलब डिजाइनर थे, 3D डिजाइनर थे, डन। उनके साथ मैं एक मीटिंग में चला जाता हूँ, डन, मीटिंग में। तो वो अपर लेवल की मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने, मतलब वो ऑफर करते रहते थे मुझे ऐसी चीजें, क्योंकि ज्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, अभी भी है, 10 साल हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक मीटिंग में ले गए। वहां पे क्या था, वो तो ले गए, एक्चुअली वो तो इंग्लिश से कंफर्टेबल थे ही, क्योंकि वो फॉरेन के लिए काम करते थे, मतलब अनेक जो बड़े बड़े वर्ल्ड हैं, बड़े बड़े मतलब देश हैं, है ना, यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, सिंगापुर, शंघाई, इन सब बड़े बड़े लोगों का काम करते थे वो लोग। तो उनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में स्ट्रांग थी। रही बात तुम्हारे भाई की, तुम्हारा भाई फंस गए। अब वहां पर क्या हुआ कि सारा कॉन्सेप्ट, सब कुछ जो मीटिंग में बताया गया, वो कुछ न्यूरो साइंस से रिलेटेड था। वो कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी थे। तो सारा कुछ इंग्लिश में बताए, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाकी ऐसे उड़ गया। अब रही बात ये थी कि उसमें एक ट्विस्ट था कि लास्ट में आपने क्या समझा है उसको बताना है, सबको, सबको बताना है। उसमें करीब हम लोग जैसे बोर्ड मेंबर टाइप में बैठे थे, 12-15 लोग सुन रहे थे। जब वो इंग्लिश से बोले तो मैं भी हाँ हूँ कर रहा था, बहुत बढ़िया, अरे अरे बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है, समझ नहीं है, फिर भी एक्टिंग कर रहा था दबा के, एक्टर तो था भाई साहब। उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम ले लिया, मैं एकदम शांत था, सबसे छोटा था उस टीम में। उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिया कि अमन प्लीज कम एंड, है ना, ब्रीफ द समरी, या फिर जो भी होगा था उसको ब्रीफ करो आप, आपने क्या सीखा। मैं बोला नहीं, किसी और से करवा लो, ऐसे बोला। तो अब उन लोग को समझ नहीं है क्या बोला, एक्चुअली थोड़ा सा मतलब हिंदी ना समझते हैं, मैंने उसे बोला नहीं नहीं किसी और से करवा लो, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला क्या, मैंने बोला नेक्स्ट, है ना, ऐसे बोला नेक्स्ट। तो उनका मतलब हुआ कि दूसरे के बाद ये करेगा, अभी नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई सारा माहौल हुआ, एक को बुलाए, वो गए, वो भी अपना इंग्लिश में देके चले आए, बचा मैं। अब भाई साहब इंग्लिश तो आती नहीं थी हमारी, वैसे फट रही थी, मॉरल वैसे डाउन हो चुका था, है ना, कॉन्फिडेंस अब बचा नहीं था, कॉन्फिडेंस नाम की। तुम्हारा भाई गया डरते डरते, क्या करे, बुला रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही, नहीं क्या बताए, बेइज्जती हो जाएगी, गया। सबसे पहला वर्ड मेरा ये था कि आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, यस और नो। तो मल्टीपल टाइम्स जो वहां पे लोग बैठे थे, वो तो इधर करें, बोले यस 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 आई कंफर्टेबल इन हिंदी, यस कंफर्टेबल इन हिंदी, है ना, आर यू ब्रीफ इन हिंदी सो दैट आई कैन कंफर्टेबल, मतलब आई एम कंफर्टेबल, आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैंने बोला ठीक है, अब राहत आई दिल में। अब मैं शुरू किया हिंदी में बताना जो समझा था, ठीक है। लेकिन उसी दिन जब मैं वापस आया, गाड़ी में बैठा, तो मुझे बड़ा मतलब वो फील हुआ कि यार बताओ इंग्लिश नहीं आती। भाई साहब मात्र 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स हम जब वापस आए, तो हमने पूरे अपने ऑफिस में, पूरे घर के कल्चर में पूरा एक सराउंडिंग सेट कर दिया कि आज से कोई हिंदी नहीं बोलेगा। मात्र 3 महीने के अंदर इंग्लिश बिल्कुल जबान पे थी, है ना, इंग्लिश। तो ये तुम्हें स्टोरी में इसलिए सुना रहा हूं कि वो बहुत बड़ी हवा नहीं है, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है। कोई तुम्हारे सामने इंग्लिश में बोल रहा तो यार वो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होगा, बेटा सीबीएसई का हर एक बच्चा इंग्लिश बोलता रहता है, मूर्ख को मूर्ख रहता है, भोंदू को भोंदू रहता है मतलब मजाक नहीं, सही बता रहा हूँ, भोंदू ही रहता है वो। तो इसलिए तुम्हें हौसला बना के रखना, सीखना है, नो डाउट, ठीक है, सीखना है। जब तुम सीखोगे तो चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। आ जाओ, कम टू द टॉपिक।
ये प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसे प्यारे बच्चों कहते हैं, क्या कहेंगे, इसे आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो कोशिका होती है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चार्ट बताता हूं। ये चार्ट, हाँ ये चार्ट देखो प्रॉपर इंग्लिश में, मुझे इससे हिंदी में मत पूछना क्योंकि हिंदी में इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, हिंदी मत पूछा, इंग्लिश में ही सारे बच्चे चार्ट बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है आप लोग हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले बेटा स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश में लिखने की आपकी छूट रहती है ना। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। सोचो सोचो भाई, आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं यार। ठीक है ना। अंडाशय के अंदर आपकी एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं क्या, हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल विकसित होकर के, बड़ी होकर के बेटा आर्की स्पोरियल इनिशियल सेल का निर्माण करती है। ठीक है ना, है ना, आर्किस्पोरियल इनिशियल से। वही आर्किस्पोरियल इनिशियल से एक खाना खा के ग्रोथ कर लेते और बड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। इसी को कहते हैं क्या, लघु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यही क्या होती है, यही होती है आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। डन। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, ये होती है आपकी प्यारे बच्चों 2n यानी कि डिप्लॉयड, यानी कि इससे ऊपर की सेल जितनी भी थी वो सभी आपकी डिप्लॉयड थी। ठीक है, बताओ, डिप्लॉयड थी, बताओ, बोलिए भाई। पेरिक्लिनल डिवीजन होता है इसके बाद, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल में। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पेरिक्लिनल डिवीजन। बोलो, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज, सिंपल सी चीज बताता हूं क्या, कि जो पेरिक्लिनल जो डिवीजन है वो कैसा होता है। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है कि मान लो आपके पास मेगा स्पोर मदर सेल है। क्या है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों आपके पास ये एक मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें ऐसे डिवीजन हो गया और यहां से आपको प्यारे बच्चों दो कोशिका देखने को मिली। तो इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्या, इस डिवीजन को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या कहेंगे, पेरिक्लिनल डिवीजन प्यारे बच्चों कहते हैं। डन, बताओ। डन। तो यहां से क्या हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन में क्या हुआ, ढेर सारी जो कोशिकाएं हैं आपकी, मान लो देखो ये कोशिका है, ध्यान से देखो ये कोशिका है, मैं ऐसे कोशिका बनाता हूं ये। ठीक है, इस कोशिका में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ तो पता कैसे बनेगी कोशिका, ये देखो, ये हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका प्यारे बच्चों पेरिक्लिनिकल डिवीजन, है ना, पेरिक्लिनिकल डिवीजन प्यारे बच्चों। देखते हैं जब पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है तो यहाँ पे दो कोशिकाएं बनेंगी। भाई साहब एक कोशिका मान लेते हैं, इस कोशिका का पेरिक्लिनिकल डिवीजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोशिका बनी, एक ये है ना और एक ये, दो कोशिका बनी। ठीक है, सबसे पहली कोशिका जो हुई उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। और दूसरा जो बना उसे कहते हैं क्या, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, बताओ। डन। प्राथमिक बीजाणु जनन ऊतक। अब ये प्राथमिक बीजाणु जनन ऊतक जो है वो आपका मेगा स्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड है, 2n है। यहां से प्यारे बच्चों जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ध्यान से देखो, ये यहां पर जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है बाबू, वो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। और सबको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन कहां पर, जनन कोशिका में होता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और इससे 4 युग्मक का निर्माण होता है। क्या, अर्धसूत्री विभाजन में पता ही है, बताइए, लिख देता हूं यहां पर अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, सिंपल सी बात है क्या, कि ये जनन कोशिका में होता है। डन।
और सबसे बड़ी बात है क्या, 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। कितना, 4 अगुणित कोशिका, है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर 4 मेगा स्पोर सेल बन रहे हैं। 4 मेगा स्पोर सेल कैसे होते हैं 4 मेगा स्पोर सेल, ये होते हैं आपके हैप्लॉइड, ठीक है, ये होते हैं आपके हैप्लॉइड, यानी कि होते हैं आपके अगुणित। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, ठीक है। 4, अब फिर वही बात बताया हूं, 4 में से 3 मेगा स्पोर मदर सेल मतलब गुरु बीजाणु, मेगा स्पोर सेल नॉट है ना, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। 4 क्या होते हैं, वो हो जाते हैं आपके इन एक्टिव, यानी कि 4 होते हैं क्या, 4 होते हैं आपके अक्रियाशील, डन। और एक कैसा होता है, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका क्या, वो होता है आपका क्रियाशील होता है, यानी कि एक होता है क्या, एक होता है बाबू आपका एक्टिव। क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका प्यारे बच्चों क्या, वो हो जाता है आपका एक्टिव। बताओ बात समझ में आई, जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है, बोलिए, क्या आपको बात यहां तक समझ में आ गई है, जल्दी से आप सभी लोग मुझे बता दीजिए, देन उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है भाई। ये विभाजन था, ठीक है। तो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ, क्या, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, लेकिन इनमें से ये चीज ध्यान रखना कि 3 क्रियाशील होते हैं, 3 फंक्शनल होते, नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, फंक्शनल होता है, एक आपका क्रियाशील होता है, ठीक है। तो गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है भाई, ठीक है, देखो, गुरु बीजाणु से पूर्ण भ्रूणकोश बनने की क्रिया को गुरु युग्मक जनन कहते हैं। एक आपसे ये भी सवाल आ सकता है, क्या, मेगा गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा भ्रूणकोश, पूर्ण भ्रूणकोश, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, मेगा गैमीटोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं आपका क्या, इसे कहते हैं मेगा गैमीटोजेनेसिस। क्या कहेंगे बाबू, इसे कहेंगे आपका मेगा गैमीटोजेनेसिस, डन। बाकी ये वाला प्रोसेस क्या था, बाकी ये वाला प्रोसेस क्या था, एक मेगा स्पोर मदर सेल से ये सब निर्माण होने की प्रक्रिया, ये सब निर्माण होने का प्रोसेस क्या कहला रहा था, वो कहला रहा था मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं गुरु युग्मक जनन, है ना। तुम वो वाला गुरु मत सोच लेना, गुरु जी वाला गुरु, है ना, ये गुरु युग्मक जनन। बताओ देखो कितना थोड़ा सा टॉपिक है, तुम्हें घुमा सकता है क्या, मेगा गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। आपसे एक आपसे आप एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि बताओ मेगा गैमीटोजेनेसिस के बारे में, आप चुपचाप बैठे रहे, मुंह लटका के रह गए, यार पता नहीं मेगा गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, आप ये सोचने लगे। तो जो गुरु बीजाणु होते, क्योंकि एक क्रियाशील होता है, गुरु बीजाणु से पूर्ण भ्रूणकोश जब बनेगा, भ्रूणकोश समझ रहे हो, भ्रूणकोश जिसे कहते हैं क्या, एम्ब्रियोसैक, है ना, भ्रूणकोश वही ना होता है जी। बताइए, हम देखते हैं कि अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक क्रियाशील होकर गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद, ध्यान सुनना, मादा युग्मकोद्भिद क्या, भ्रूणकोश यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करता है, ये फीमेल
गैमीटोफाइट का निर्माण करता है, उसके रूप में प्यारे बच्चों क्या विकसित होता है, जबकि अन्य तीन क्या होते हैं, अन्य तीन प्यारे बच्चों नष्ट हो जाते हैं। अगर मैं यहीं पर सिंपल सा सवाल आपसे बोल दूं, ठीक है, कि देखो मेल गैमीटोफाइट क्या होता है, मेल गैमीटोफाइट क्या है, वो है भैया आपका क्या भैया है परागकण, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स। डन। फीमेल गैमीटोफाइट क्या है बताओ, फीमेल गैमीटोफाइट क्या है, वह फीमेल गैमीटोफाइट होती है आपकी क्या, जिसे कहते हैं क्या एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूण कोष। ठीक है बेटा, कई लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं और कई तो मास्टर्स भी बेटा कंफ्यूजन में, कई मास्टर से पूछ लेना फीमेल गैमीटोफाइट का, उन्हें लगा नहीं 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 फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं, नहीं 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 बेटा, फीमेल गैमीट अलग होती है। अब तुम्हें अभी पढ़ाया हूं थोड़ी देर पहले कि भ्रूण कोष के अंदर ही रहता है क्या, वो रहता है आपका अंड कोशिका, अंड कोशिका जिसे कहते हैं क्या एग सेल, वो होता है क्या, ये होता है क्या एग सेल, होता है आपका फीमेल गैमीट। डन है ना। इस परागकण के अंदर जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन जब होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं। डन। यही नर युग्मक होते हैं क्या, यही नर युग्मक होते हैं आपके मेल गैमीट। सोचो मेल गैमीट की कहानी यहां पर आती है, एक चार्ट ये भी बना लेना, ठीक है। इसे कहते हैं क्या नर युग्मकोद्भिद बाबू, ठीक है। इसे कहते हैं क्या मादा युग्मकोद्भिद। डन। हाँ, किसी मास्टर से ये पूछ लेना, तुमको सब पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है ना। हाँ, मास्टर तुम यही पूछना, बस तुम्हें लगे कि किसी टीचर को तुम्हें परखना हो कि टीचर तुम्हारा कैसा है, ठीक है। तुम्हें आज मैं तुम्हें सही बात है, एकदम सिंपल बात है, तुम्हें टीचर का लेवल पता करना है तो ये सवाल पूछना एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल है। ये सवाल तुम चिपका देना, पूछना, फिर जवाब देखना क्या है। अगर एक बार में जवाब अंड कोशिका ये सब आए, समझ जाना कि लेवल क्या है, अब तुम भी समझ जाना कि तुम्हारा फ्यूचर अब कहाँ होने वाला है, ठीक है। जब इस मास्टर को इतने में अंतर नहीं बता रहेगा तो कहाँ पढ़ाएगा फिर तुम्हें, उसे तुम्हारी जीवन बर्बाद कर सकता है और कुछ नहीं। डन। ये चीज अब तुम्हें ध्यान रखना है, मुझे नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें बता दिया हूं। डन। चलो, क्योंकि इसी भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका होती है। डन भाई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे परागण वगैरह के बारे में। हालांकि ये बात आज नहीं होगी, आज ये बात आपकी नेक्स्ट क्लास के मतलब नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, गुरु बीजाणु जनन के बारे में चर्चा कर लिया है, और आपने क्या, और आपने गुरु युग्मक जनन भी पढ़ लिया है, ठीक है भाई। ठीक है, बताओ, तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि जो आपकी मेगा स्पोर है ना, मदर सेल है, इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या मियोसिस डिवीजन होगा, कौन सा मियोसिस डिवीजन जब इसमें होगा, तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या, यहां पर 4 मेगा स्पोर का निर्माण होगा, किसका 4 मेगा स्पोर का निर्माण होगा, जिसमें से 3 क्या होंगे, जिसमें से 3 प्यारे बच्चों नष्ट हो जाते हैं। डन। और एक मेगा स्पोर क्या, एक क्रियाशील होकर, क्रियाशील बोले तो है ना फंक्शनल होकर के प्यारे बच्चों फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करता है। फीमेल गैमीटोफाइट जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू मादा, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। फीमेल गैमीटोफाइट क्या होता है, वो होता है आपका भ्रूण कोश, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो
सैक का वो क्या करता है, वो आपका एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश का प्यारे बच्चों निर्माण करता है। ठीक है, ये होती है बात। और ये बात यदि समझ में आ गई है देन हम करेंगे खत्म यहाँ पे कहानी। आज बात कर लिया है आपने, आज बात कर लिया है गुरु बीजाणु जनन, डन। और बात कर लिया है क्या, और बात कर लिया है गुरु, है ना, गुरु युग्मक जनन। ठीक है, गुरु युग्मक जनन। ये प्रोसेस एक फंक्शनल गुरु बीजाणु से, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेगा गैमीटोजेनिसिस, है ना। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बहुत कठिन टॉपिक था लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया हूं मैं। ठीक है, बताओ भाई। डन, चलो डन। मेगा स्पोर से क्या बनता है, ये मेगा स्पोर से बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा आपका क्या, वो बन जाएगा एम्ब्रियोसैक, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बाबू भ्रूण कोश। क्या कहेंगे, जिसे कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, चलिए SW बेटा, क्या कि आप सभी लोग फिर आज वाली नोट्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज वाली नोट्स को आप लोग क्या करना, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि नोट्स कंप्लीट करोगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी और उसी नोट्स से ही आपके परीक्षा में सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर कोई कभी दिक्कत आए, है ना, हालांकि हम हैं, जब तक अमन भैया खड़े हैं तब तक आपको प्यारे बच्चों बायोलॉजी में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपको कभी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप अपने बड़े भाई अमन को हमेशा याद कर लेना। जान है अमन भाई तुम्हारा, जान। ठीक है, तुम कभी भी याद करोगे ना, अमन भैया हमेशा तुम्हारे सामने ऐसे खड़े होते हुए मिलेंगे। ठीक है, हमेशा। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ना, मेहनत करना। मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय।